Hello guys, जय हिंद टू यू ऑल। माय नेम इज विक्रम एंड आई वेलकम यू टू एसएससीबी। जैसा कि गाइस आपको पता है 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में विशेष रूप से जो भी घटनाएं हैं, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, वहां से आपको कुछ डिसीजन देखने को मिलेंगे। वेरियस अदर कुछ प्रोग्राम्स है, परियोजनाएं हैं, स्कीम्स हैं जिनके कुछ 3 साल पूरे हुए हैं, किसके 5 साल पूरे हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आगे आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो गाइस समय ना गवाते हुए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगर हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग बात करते हैं 2022 के QS ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग, जो कि ये क्या करती है, ये वर्ल्ड में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, एशिया में, इंडिया में, पर्टिकुलरली उन यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देती है कि उन्होंने कितने ग्रेजुएट यहाँ से निकाले हैं या फिर कितने ग्रेजुएट यहाँ से पास आउट हुए हैं, उनकी कितनों की नौकरी कहाँ पे लगी है, किस संस्थान में लगी है, किस बड़ी कंपनी में लगी है। तो उन सभी का जो डाटा है, रिसर्च है, ये सब एक्वायर करते हैं। ये वो इंडेक्सेस होते हैं जिनकी जो बात है, जिनका जो डाटा सच होता है, जिनकी बात दुनिया मानती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी अपना डाटा दे देगा और वो किसी को भी फर्स्ट ला सकता है, ऐसा नहीं होता। ये पर्टिकुलरली कुछ इंडेक्सेस होते हैं जिन पे चर्चा बनती है। ठीक है, विशेष रूप से चर्चा का विषय बनता है। तो जो पहला है यहाँ पे आप देख लीजिए, ग्लोबल रैंक में जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी इनके अनुसार, क्योंकि जो द टाइम्स हायर एजुकेशन THE रैंकिंग बोलते हैं, जो यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देता है उसकी अलग है, उसमें आपको अलग यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पर जो ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग है यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे आपको पहला रैंक देखने को मिलेगा मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम MIT कहते हैं, कैम्ब्रिज। हालांकि आपको THE में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक में मिलेगी। ठीक है, तो MIT सबसे इंपॉर्टेंट है। इस MIT से आपको भारत के, जैसे कि आप ये बोल सकते हो, भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन, हालांकि US में उनका पूरा जीवन बीता है। तो यहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन की अभिजीत बनर्जी हैं, ये अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र में, यानी कि इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये भारतीय मूल के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, इन्होंने क्या काम करा था, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या करा था, एक चीज को, जो ग्लोबल पॉवर्टी है इसको एलिवेट, इसको खत्म करने में मदद की थी। दूसरा रैंक जो मिला है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड US। ठीक है, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आप इतना समझ लीजिए। तीसरा रैंक मिला यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को, US। तो तीनों की तीनों जो US की यूनिवर्सिटीज हैं, इनको मिला है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक ग्लोबली। ठीक है, अगला चल लेते हैं। अगला एशिया में तीन आपको यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, 3 यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलती हैं। पहला, इसमें तीनों में भारत का कहीं भी आपको नाम नहीं मिलेगा, सिंगुआ यूनिवर्सिटी, बीजिंग जो कैपिटल है चाइना की। ठीक है, दूसरा द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, तीसरा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी NUS, इसको भी क्या मिला है, थर्ड रैंक मिला है। अगर हम बात करें कि उन स्टूडेंट्स की जिनके लिए जो शहर हैं, जो सिटीज हैं, क्या है, बहुत सेफ है, एक तरीके से वो वहां पे जाना चाहते हैं। भारत का जो मुंबई शहर है, उसको रैंक 106 मिला है। अगर मैं बात करूं मोस्ट क्या है हमारे बेस्ट स्टूडेंट सिटीज, तो पहले आपका आएगा लंदन, जो कि UK की कैपिटल है, फर्स्ट रैंक। दूसरा है म्यूनिक, जो कि जर्मनी में है। तीसरा आपका हो जाएगा सियोल, जो कि साउथ कोरिया की क्या है, कैपिटल है। ये 3 ऐसे एक तरीके से सिटीज हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। इंडिया का जो मुंबई है वो आपको 106 रैंक में देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ भारत की तरफ से। भारत की तरफ से कौन से 3 यूनिवर्सिटीज है जिनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक मिला है भारत में, ग्लोबली नहीं, और उनका ग्लोबली रैंक भी मैं आपको बताऊंगा। भारत का जो पहला एक तरीके से यूनिवर्सिटी है, दैट इज IIT बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे को पहला स्थान मिला, इसका ग्लोबली रैंक है 177,
दूसरा जो स्थान मिला है वो मिला है आईआईटी दिल्ली को, जिसका ग्लोबली स्थान मिला है 185, और तीसरा मिला है आईआईएससी ग्लोबल रैंकिंग 186। अब ये जो आईआईएससी है इसे टाइम्स हायर एजुकेशन ग्रुप ने भारत की पहली और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बताया, फर्स्ट रैंक दिया है भारत में, 301 से 350 के बीच में वहां पे रैंकिंग इसको दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई एग्जाम भी ने ऑफर निकाला है बिग बी डेज का, जिसमें आपको हमारे सारे के सारे कोर्सेज में 42% तक का ऑफ देखने को मिलता है। वेबसाइट पे विजिट करें, मॉक टेस्ट अवेल करें, आपको कोई भी पैसा, कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। किसी भी मॉक टेस्ट को जब आप क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उसमें एग्जामिन कर रहे हैं, तो आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कूपन कोड यूज करना है बी डे, खुद को एनरोल कराना है। सभी के सभी कोर्सेज में 42% का आपको छूट देखने को मिलती है। चलिए दूसरी न्यूज क्या है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का मतलब क्या है, जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन कितनी चीजों से घिरा हुआ है। आप अभी YouTube में ये वीडियो देख रहे हो, कंप्यूटर में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, आपका जीवन, मेरा जीवन, हर किसी का जीवन जो इस देश में है, समाज में है, उसका जीवन डिजिटली चीजों से घिरा हुआ है, टीवी से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से। तो यहाँ पे आप चीजें देख रहे हो। तो भारत का जो स्थान है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ 2018 इससे पहले जो हमारे इंडेक्स था उसमें हम 2 पायदान ऊपर थे, लेकिन अब हम 2 पायदान खिसक के नीचे आ चुके हैं। 59वें रैंक में आज की डेट में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में हमारा स्थान है, क्या हो चुका है, 59 हो चुका है। तो ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स बेसिकली डाटा है। ये कौन निकालता है, ये निकालता साइबर सिक्योरिटी कंपनी सर्फशाक, जो कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की एक कंपनी है। ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड सेल्फ गवर्निंग कंट्री है, ब्रिटेन के अंडर में, कैरिबियन आइलैंड्स में। इसी के बगल में आपको यूएस वर्जिन आइलैंड भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंपनी टोटल कंट्रीज ने भाग लिया 110 ने। पहला रैंक आपको हमेशा पता है, जो भी इंडेक्सेस होते हैं आपको डेनमार्क और फिनलैंड ही ज्यादातर में आपको फर्स्ट में देखने को मिलता है। इसमें भी आपको डेनमार्क जिसकी कैपिटल कोपेनहेगन है, साउथ कोरिया सेकंड रैंक जिसकी कैपिटल है सियोल, थर्ड है आपका फिनलैंड, इसकी कैपिटल आपने मुझे कमेंट में बतानी है। इंडिया का रैंक रहा है 59 और 2020 में भारत का रैंक था 57, 2 पायदान खिसक चुका है। इंडिया का रैंक है ई गवर्नेंस में, यानी कि जो हमारी सरकार है वो किस प्रकार से जो हमारी पॉलिसीज है, जो हमारी स्कीम्स है वो लोगों तक पहुंचा रही है, ई माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो उसमें जो हमारा रैंक है दैट इज 33rd, और इंडिया का रैंक इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में यह है 47th। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी क्या होती है? इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी होती है कि आपके पास इंटरनेट है या नहीं है, किस प्रकार से आपके घर तक इंटरनेट पहुंच रहा है, आपके मोबाइल में किस प्रकार से कौन सा आपको प्रोवाइडर है जो आपको इंटरनेट दे रहा है, क्या वो आपको महंगा दे रहा है, क्या वो आपको सस्ता दे रहा है, या आप वो इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एज एन स्टूडेंट लाइफ, पहले एक बच्चे के लिए इंटरनेट यूज कर पाना एक बहुत आम बात नहीं हुआ करती। आज के डेट में आप देखोगे 12th में, 11th में, 10th में, हालांकि आजकल तो स्कूल ही आपको वहां पे मिलेंगे मोबाइल्स में। आपको पता है जूम क्लासेस होती हैं डेली, तो बच्चे को मोबाइल देना बहुत जरूरी है। तो आजकल जो हमारे एजुकेशन है टोटली किस पे डिपेंड हो चुकी है, मोबाइल पे डिपेंड हो चुकी है, लैपटॉप पे डिपेंड हो चुकी है। तो भारत में जो ये कोविड का सिनेरियो था, इसमें आपने देखा कि भारत में बहुत ही बड़े पैमाने में, बहुत ही बड़े स्केल में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटरनेट का यूज देखने को मिलेगा। हालांकि जो कोविड सिनेरियो था इसमें हमारे देश के अलावा वर्ल्ड की बहुत ऐसी कंट्रीज थी जहां पर नेट अफोर्डेबिलिटी बहुत आगे बढ़ाई गई है, लोगों तक नेट को पहुंचाया गया है। तो कई ऐसी एजेंसीज होती हैं जो अपनी इंडेक्स निकालती हैं। अब उन इंडेक्स में अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग रैंक दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि पहले माना जाता था कि भारत इस दुनिया में सबसे सस्ता नेट देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जो मैगजीन्स है उसने यूक्रेन को नाम दिया है। सबसे महंगा नेट आपको कहाँ पे मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान, ब्रुनेई, यहाँ पे आपको सबसे महंगा नेट मिलेगा देखने के लिए। तो ऐसा नहीं है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, इसमें माना यह गया है कि एशिया में सबसे सस्ता नेट कौन देता है, एक तरीके से श्रीलंका देता है। तो यहाँ पे आपने इन चीजों को देखना है कि नेट अफोर्डेबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, अब आता है आपका एशिया मनी 2021 पोल। एशिया मनी बेसिकली एक रिसर्च कंपनी है, रिसर्च करती है किसी भी पर्टिकुलर चीज पे। तो इन्होंने HDFC बैंक को क्या बोला है, यहाँ पर मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी ऑफ इंडिया, भारत की बहुत ज्यादा
सबसे अच्छी कंपनी, आउटस्टैंडिंग कंपनी HDFC को बताया है। HDFC का मतलब है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो कब करी गई थी, ये आपको गाइस पता होना चाहिए, 1994। किसने करी थी? हसमुख भाई पारेख, इन्होंने इसकी एक तरीके से स्थापना करी थी। अब ये कहते हैं कि 4 साल से यही बैंक नंबर 1 आ रहा है, देख लीजिए 4th ईयर इन अ रो। तो 2018 से यही बैंक सबसे आगे चल रहा है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया। बैंक की बात है, ये बैंक है, ठीक है, कंपनी भी इसको बोला जा सकता है। तो HDFC बैंक है, इसको इंडिया बेस्ट बैंक फॉर SME, ये एक कैटेगरी है इस अवार्ड की। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में भी इसको फर्स्ट रैंक दिया गया है। एशिया मनी का जो है अवार्ड है, बेस्ट अवार्ड, वो भी इसे दिया गया है, किसके रूप में? बेस्ट बैंक फॉर SME। अब एक बैंक आता है DBS, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसने क्या करा है? वर्ल्ड बेस्ट बैंक का खिताब जीता है यूरो मनी मैगजीन से। एक मैगजीन है यूरो मनी, सच्चा, एक तरीके से ट्रुथ डाटा लेके आते हैं ये लोग, ठीक है, रेलेवेंट जैसे हम बोलते हैं ना, वो लेके आते हैं ये। तो DBS बैंक ये इंडिया में क्या है? बेस्ट इंटरनेशनल बैंक, ये एशिया मनी ने बोला। इस एशिया मनी ने जो अपनी रिपोर्ट में बोला है कि भारत का सबसे बेस्ट इंटरनेशनल बैंक कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका DBS बैंक। अब ये DBS बैंक को सेफेस्ट बैंक इन एशिया के रूप में भी जाना जाता है, और ये न्यूयॉर्क की जो एक कंपनी है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंस, एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, रिसर्च कंपनी, इन्होंने इसको ये टैग दिया है। क्या दिया है? सेफेस्ट बैंक इन एशिया, जो कि 12 साल से इसको लगातार मिल रहा है, ठीक है, 12 साल से लगातार इसको मिल रहा है, ठीक है। DBS हैज बीन नेम्ड बाय फोर्ब्स इन देयर लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट बैंक, तो वर्ल्ड बेस्ट बैंक की लिस्ट में इसको बेस्ट बैंक बोला गया है एशिया में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की कुछ डिसीजंस है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हमारी खत्म हो चुकी है। बेसिकली आपको मैंने ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स बताए हैं, इंडेक्स में आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन आए यही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं, कुछ डिसीजंस हैं। अब सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि अपराधियों का सत्यापन करना बहुत जरूरी है, और ये सत्यापन जो है बहुत तेजी में होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि एक फास्टर सिस्टम लेके आएंगे हम, और ये निर्देश दिए राज्य सरकारों को, क्योंकि जो जेल प्रिजन विभाग है, जेल विभाग है, कारागार विभाग जिसे हम बोलते हैं, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो राज्यों को निर्देश दिए हैं, प्रिजन डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसके सत्यापन हेतु आपने सारे के सारे कार्य करने हैं। तो इसका जो जजमेंट दिया है वो दिया है एक 3 जजों की बेंच ने, पीठ बोलते हैं जिसे, जिसमें खुद चीफ जस्टिस NV रमन्ना थे, जस्टिस नागेश्वर राव थे और जस्टिस सूर्यकांत थे। इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, प्रिजन डिपार्टमेंट, इन सब को क्या करा, एक तरीके से बोला है कि अब आप क्या करेंगे? सत्यापन कर रहे जो प्रिजन्स, जो अपराधी हैं, जो भी आपराधिक रिकॉर्ड है जिनका, उसको आपने क्या करना है? ई-फाइलिंग करनी है। आपको अब क्या मिलेगा? आपको कि वो आपने इंटरनेट, आपको उसे डाटा बना के इंटरनेट में डालना होगा, ताकि जब आप उसे ले पाए तो आप उसे इजिली ले पाए। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950। इसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे हीरालाल जे कानिया। वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? दैट इज 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, जो कि यहां पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। 47 कौन थे? 47 थे शरद अरविंद बोबडे, SA बोबडे, ठीक है। 46 कौन थे? रंजन गोगोई, ठीक है। और यहाँ पे आपको 47, 46, 45 कौन देखने को मिल जाएगा? रंजन गोगोई से पहले दीपक मिश्रा, दीपक मिश्रा से पहले 44 आपको मिल जाएगा जगदीश चंद्र खेहर, ठीक है, जगदीश खेहर भी बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे NV रमन्ना आपने याद रखना है। तो ये प्रिजन डिपार्टमेंट को एक तरीके से यहाँ पे निर्देश दिए गए कि आपने ये कार्य करना है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसने अगस्त 3, 2021 को क्या बोला था कि अब गवर्नर क्या कर सकता है? गवर्नर एक तरीके से जो क्षमादान, जैसे राष्ट्रपति के पास समाधान की एक तरीके से पावर होती है, जैसे कि अगर किसी ने कोई अपराध करा है और उसे मृत्यु दंड दिया गया, उम्र कैद दिया गया है, तो वो क्या करेंगे कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सजा सुनाएगा, उसके बाद वो हाई कोर्ट पे जाएंगे, हाई कोर्ट भी सजा बरकरार रखता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी ये सजा बरकरार रखता है। तो उसके बाद उनके पास जो अंतिम
जो मौका बचता है, अंतिम जो रूप है, अंतिम जिसमें वो क्या कर सकते हैं, एक तरीके से क्षमा याचना के लिए उसे भेज सकते हैं, दैट इज प्रेसिडेंट। तो अब ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को जब ये शक्ति दी गई है कि किसी की मौत की सजा को वो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसको एक तरीके से बदल सकते हैं, तो उसी प्रकार से गवर्नर जो कि राज्यपाल है हमारे राज्यों के, उनको भी ये शक्ति दी जाती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया गया है कि अब जो एनडीए के एग्जाम होंगे 5 सितंबर 2021 में, इसमें वुमेन्स की एंट्री भी होनी चाहिए, ये सख्त निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि अभी आजकल की जो खबर है उसमें यह कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए थोड़ा और वक्त मांगा है ताकि हम पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हो पाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो टाइम नहीं दिया है। तो यहाँ पर ये कहते हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, इसमें 12th के बाद लड़कों का चयन पहले हुआ करता था, जिसमें वो 3 से 3.5 साल एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में रहते थे, पुणे में, और उसके बाद वो आईएमए देहरादून में आते थे और 1.5 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद वो यहाँ से पास आउट होते थे एज अ लेफ्टिनेंट इन देयर पेरेंट कंपनी, पेरेंट आर्मी रेजिमेंट। ओके, तो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी में अब आपको कौन देखने को मिल जाएंगी, गर्ल्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि गर्ल्स ये 12th के बाद जा सकती हैं। अब इनको यहाँ पर परमानेंट कमीशन मिलेगा, क्योंकि 2 कमीशन होते हैं, एससी कमीशन और परमानेंट कमीशन। एससी कमीशन में आपको 13 साल का जो सर्विस देखने को मिलता है और 2 साल का आपको एक्सटेंशन देखने को मिलता है, यानी कि केवल 15 साल का। और परमानेंट कमीशन में जब तक आपका प्रमोशन हो रहा है, आप मान लीजिए 26 साल 28 साल आप नौकरी कर पाते हैं इजीली। ओके, चलिए फसाए, अगला जो हमारा न्यूज है वो फसाए से, FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में का जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर का मतलब होता है उस चीज को संभालना, उस चीज को चेक करना। बैंकिंग सेक्टर का आपको आरबीआई मिल जाएगा, स्टॉक मार्केट का आपको सेबी मिल जाएगा, टेलीकॉम सेक्टर का आपको ट्राई मिल जाएगा, इंश्योरेंस सेक्टर का आपको IRDA मिल जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारा फूड सेक्टर है, जो भी हम पैक्ड फूड खाते हैं, उसका जो रेगुलेटर है दैट इज FSSAI। इसकी स्थापना 2011 में करी गई थी और इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में। तो ये जो फसाए है, क्या करता है, ये खानों को चेक करता है कि जो पैक्ड फूड है हमारे पास वो क्या जो हमने लिमिटेशन सेट करी है उसी प्रकार से है। ऐसा तो नहीं है कि वो उसमें कुछ ज्यादा डाला जा रहा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट कुछ ज्यादा डाला जा रहा है, प्रोटीन ज्यादा डाला जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर भारत को ओबेसिटी, मोटापा से अगर दूर करना है तो हमको ट्रांस फैट क्या करना होगा, कम करना होगा। ट्रांस फैट को हमें एक तरीके से पूर्ण रूप से बंद करना होगा। तो अब ये कहते हैं कि जो 3% है अभी तक जो आप यूज कर रहे हैं जनवरी, यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि जो अगर हम जनवरी 2021 तक तो हम क्या कर रहे हैं, 3% यूज कर रहे हैं हमारे पैक्ड फूड में ट्रांस फैट, लेकिन जनवरी 2022 के बाद आपको सिर्फ 2% यूज करना है। हालांकि ये भी कहते हैं कि हमने कुछ चीजों का यहाँ पे सैंपल लिया और उन चीजों में हमें कुछ चीज ही मिल पाई ऐसे, जैसे कि 1.34% ही कुछ मात्र ऐसी चीजें थी जिनका जो लिमिटेशन जो हमने सेट करी है उससे ऊपर निकला। यानी कि मान लीजिए 3-4% उसका क्या मिला है, एक तरीके से ट्रांस फैट वहां पे मिला है। ट्रांस फैट क्या होगा, एक तरीके से मोटापा जो बढ़ाता है, चर्बी एक तरीके से, और आपने ये चिप्स में देखा होगा, आपने एक तरीके से बिस्किट्स में देखा होगा, ट्रांस फैट आपको वहां पे देखने को मिलता है। तो भारत में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज की डेट में आ रही है वो ओबेसिटी की आ रही है, मोटापे की आ रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट एक तरीके से क्या करा था, स्टार्ट करा था। और 29 अगस्त को क्या होता है, मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। ठीक है, अब आपने मुझे ये बताना है कि देव बलहारा ये क्या है। ठीक है, यहाँ आपने मुझे ये कमेंट में बताना है। जो फिट इंडिया मूवमेंट है इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं। और अगर बात करूं मैं WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उन्होंने 2018 में ये कहा था कि 2023 तक हम क्या करेंगे, वर्ल्ड से नो फैटी जोन, नो ट्रांस फैट जोन उसको बना देंगे। यानी कि अब जो हमारा वर्ल्ड में भी यही प्रॉब्लम आ रही है बहुत। यूएस में तो आप देखोगे सबसे ज्यादा मोटे लोग आपको यूएस में मिलेंगे, सबसे ज्यादा ओबेसिटी, खाना नहीं खाते, सिर्फ चिप्स खाया, बर्गर खाया और चल दिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भारत में भी वो स्थिति धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ट्रांस फैट यूज हो रहा है। ज्यादातर तेल में तली हुई जो चीजें हैं वो आपको ट्रांस फैट सबसे ज्यादा आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला, कुछ स्कीम्स हैं, उनके कुछ वर्ष पूरे हुए हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं। जैसे कि पहले सौभाग्य स्कीम। इस सौभाग्य स्कीम में होता क्या है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उन्होंने ये वादा किया था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो हमारे अर्बन एरियाज में कुछ ऐसे घर हैं जहां पर आज के डेट में भी आपको इलेक्ट्रिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे आपको बिजली देखने को नहीं मिलेगी। तो अब ये कहते हैं कि इसके
क्या हो चुका है, एक तरीके से हर घर बिजली योजना, इसका एक तरीके से दूसरा नाम भी है। और इसने 2021 में क्या करे हैं, अपने 4 वर्ष पूर्ण करे हैं। तो 25 सितंबर 2017, 17, 18, 19, 20, 21, तो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे आप इसको 2018 करें, क्योंकि 2018, 19, 20, 21, तो ये 4 साल जो कंप्लीट हो चुके हैं। इस 4 सालों में मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उनमें यह कहा जाता है कि 2.82 करोड़ हाउस होल्ड, इतने घरों में 2.82 करोड़ घरों में हमने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। यहाँ पर इससे पहले बिजली नहीं थी। मोस्टली आपको ये प्रॉब्लम रूरल एरियाज में देखने को मिलेंगी, गांवों में देखने को मिलेगी, रिमोट एरियाज में देखने को मिलेंगी, जहां पर रोड्स नहीं है, जहां पर लाइट्स नहीं है, वहां पर ये बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस सौभाग्य स्कीम के द्वारा ये कहा गया है कि आपने क्या करना है, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा लेके आएंगे भारत में। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये आयुष्मान भारत ABPMJAY, तो इसका पूर्ण नाम यह है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, ए भी क्या हो गया आपका आयुष्मान भारत, जिसमें आपको पता है आयुष्मान कार्ड किनका बनता है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हों, जो कि सेंसस में बताया गया था। सेंसस जो हमारा डाटा है, हर 10 साल में जो हमारी जनगणना जनसंख्या होती है, उसमें एक इकोनॉमिक सेंसस भी आता है, जहां पर ये बोल रहे इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं, उन सभी के लिए क्या बोला गया था कि 5 लाख तक का इंश्योरेंस आपको सरकार देगी। और कोविड जो मामले आए थे, जो कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोविड को भी इसके अंतर्गत ले लिया था। इससे पहले वो इसके अंतर्गत नहीं आता था। तो कुछ बेसिक सी बीमारियां हैं, 5 लाख तक का इसमें इलाज आपको मुफ्त में मिल जाएगा सरकार द्वारा। अब इसको 3 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, तो पीएम जन आरोग्य, इसको क्या हुआ है, पूरा हुआ है। तो ये 23 सितंबर 2018 में, 23 सितंबर 2018 में ये आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। कहां पर इसकी शुरुआत करी गई थी पीएम मोदी द्वारा, ये शुरू की थी रांची में, झारखंड में। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये काफी बार पूछा गया है कि जो ये है आपका ABJAY, ठीक है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, ये कहां पर इसकी स्थापना की गई थी, दैट इज आपका रांची, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फंडिंग किस प्रकार से करना चाहते हैं, किस प्रकार से शेयरिंग है। पैसा जो इससे रिलेटेड आपका, मेरा इलाज 5 लाख में हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सरकार ने पैसे किस प्रकार से देगी, कैसे जाएगा। तो सरकार ये कहती है कि वो सभी स्टेट जो हिमालयन स्टेट नहीं है, उन सभी स्टेट के लिए जो शेयरिंग है वो 60 और 40 के हिसाब से, यानी कि 60 रुपए मैं दूंगा, 40 रुपए आप दोगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन कौन आ गया गाइस आपका, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ठीक है, आप इसमें सिक्किम को भी हटा सकते हो, तो आपके 7 सिस्टर्स आ जाएंगे। तो वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये ही हिमालयी राज्य, इनमें जो हमारी शेयरिंग रहेगी वो रहेगी 90 और 10, यानी कि हम देंगे 90 रुपए और वो लोग देंगे 10 रुपए, अगर 100 रुपए का खर्चा आता है तो। हालांकि 100 का नहीं आता, 5 लाख रुपए तक का इसमें क्या बोला गया है, एक तरीके से इंश्योरेंस बोला गया है। और 100% हम उन यूनियन टेरिटरीज को देंगे जहां पर क्या नहीं है, लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधानमंडल नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं, आपको लद्दाख देखने को मिल जाएगा, आपको अंडमान निकोबार देखने को मिल जाएगा, आपको लक्षद्वीप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी एक तरीके से विधानमंडल, हाँ चंडीगढ़ में भी नहीं है, वो भी आप इसको ऐड कर सकते हो। तो ये बोलते हैं कि 23 सितंबर 2018 में इसकी स्थापना करी गई थी रांची में नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी फैक्ट्स मैंने आपको बताया। ये फंडिंग का पक्का आता है गाइस, 60 और 40, 90 और 10 और 100% आपका उन यूटीज में जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है। तो ये बेसिक से फैक्ट्स थे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आपने करना क्या है, वीडियो अगर आपको पसंद आई, कोई भी कमी आपको लगती है वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश जल्दी से जल्दी करूंगा। तो गाइज मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। और जाने से पहले गाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, बिकॉज आपका जो मोटिवेशन है, जो आपका हाई है, उसको मैं हमेशा हाई ही रहने दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो आपने सिर्फ करना क्या है, मेरे मोटिवेशन के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।